हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मिलर और आज का हमारा टॉपिक ये है कि ठोस का वर्गीकरण। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ठोस का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो आइए समझते हैं कि ठोस का वर्गीकरण क्यों किया गया। जैसे मान लीजिए ठोस तो हमारे पास एक मार्कर भी है कि नहीं, और ठोस हमारे पास लोहा भी होता है। तो लोहा क्या होता है? लोहा, लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe। ठोस तो ये भी है, और ठोस तो प्लास्टिक भी होती है। बताओ क्या है? प्लास्टिक, रबड़, मेज या लकड़ी। ओके, और इसमें बोला जाए तो इनको कह सकते हैं हम कॉपर, Cu, Ag, Au। इनको क्या बोला गया? इनका नाम अलग दे दिया गया। इनको बोला गया क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। और इनको क्या बोला गया? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला प्रश्न दिमाग में यह आना चाहिए कि इनको क्रिस्टलीय क्यों बोला गया और इनको अक्रिस्टलीय क्यों बोला गया। आइए इसी चीज को समझते हैं। जबकि ठोस दोनों हैं, ठोस ये भी है, ठोस ये भी है, और ठोस लकड़ी भी होती है। आ रहा है समझ? और लोहा देखो, Fe कॉपर, Au और Ag चांदी। ठीक है, ये Ag है, ये Au है। तो जो Au जो होता है उसे कहते हैं हम सोना, और Ag मतलब चांदी, और Cu मतलब कॉपर, और Fe यानी जैसा कि लिखा हुआ है लोहा। तो हमने क्या किया? इनको बोला गया क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि देखो ठोसों का वर्गीकरण है तो ठोसों को बांट दिया गया, एक क्रिस्टलीय ठोस में और एक अक्रिस्टलीय ठोस में। तो इसको क्रिस्टलीय क्यों कहा गया, इसको अक्रिस्टलीय क्यों कहा गया, इसी चीज को हमें समझना है। इसे समझने के लिए आइए स्ट्रक्चर देखते हैं ठोस की। तो जब ठोस की स्ट्रक्चर देखी गई साइंटिस्टों के द्वारा, तो जो ठोस के जो पार्टिकल हैं बच्चों, वो ऐसे देखे कुछ। देख पा रहे हैं आप इन्हें? देखो ऐसे। ठीक है ना? ये ठोस को जब देखा गया तो ये देखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। जब सूक्ष्मदर्शी से ठोसों को देखा गया तो इनमें क्या था? इन वाले ठोसों में ये जो लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। उनको जब देखा गया तो इनकी जो स्ट्रक्चर थी, इनकी जो कणों की जो व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें कण होंगे, हर चीज में छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसमें जब कण देखे गए तो इनकी एक व्यवस्था थी, इनका एक क्रम था। और जब इनको देखा गया, अक्रिस्टलीय ठोसों को, जैसे रबड़ ले ली गई, तो जब रबड़ को देखा गया तो रबड़ में पाया गया कि रबड़ में कोई व्यवस्था ही नहीं है कणों की। ऐसे थी इसकी व्यवस्था, कोई कण कहीं पर है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, ऐसे थी। क्या ये कोई व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये तो उल्टा सीधा बना दिया है। आ रहा समय? तो यहां पर जब देखा गया इसके पार्टिकल, तो इनमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए इनको बोला गया अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनको अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा गया और इनको क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया? क्योंकि इनके कणों के बीच में क्या थी? एक व्यवस्था थी। देख पा रहे हैं आप? जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल ऊपर हैं, 6 ही इनके नीचे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या था? इनके कणों के अंदर एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था। जैसे अगर हम अपने घर की दीवार की बात करें तो मान लीजिए आपके घर की जो दीवार जो बन रही है, उस दीवार पे ईंटें रखी हुई है। तो ईंटें पहले रखी गई, एक क्रम से रखी गई ना, फिर उसके बाद उन पर मसाला डाला गया, फिर ईंटें लगाई गई। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? तो क्या है वो एक सिस्टम है ना, इसका मतलब वो एक क्रम है। जब चीजें क्रम से थी तो उनको बोला गया क्रिस्टलीय, और जब चीजें क्रम से नहीं थी, कणों की व्यवस्था क्रम से नहीं थी, तो उसको बोला गया अक्रिस्टलीय। आ रहा है समझ? तो जो घर की जो दीवार होती है, तुम उसे उल्टा सीधा बनाओ। जैसे एक ईंट बाहर निकाल दो, एक ऊपर खड़ी कर दो, हैं, फिर मसाला डाल दो, फिर 4 ईंट ऐसे खड़ी कर दो, फिर 4 आगे ऐसे रख दो, फिर 3 ऐसे निकाल दो, फिर मसाला डालो, ईंट और दीवार खूब बड़ी होगी। क्या वो टिक पाएगी? नहीं, वो जल्दी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सिस्टम नहीं है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, क्लास में बच्चों को देखो, कुछ बच्चे कैसे बैठे होते हैं, जैसे कोई बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई यूं लेटा हुआ है, क्यों इधर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। आ रहा समझ? नहीं आ रहा है? क्या वो सिस्टम से है? नहीं। तो ऐसी जब क्लास की व्यवस्था होती है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, उसको बोलते हैं ये अनुशासनहीन क्लास है, अव्यवस्थित क्लास है। और व्यवस्थित क्या होगी? जैसे क्लास में बच्चे बैठे एकदम क्रम से, ये एक लाइन ये रही। जैसे सुबह प्रेयर होती है,
जब प्रेयर होती है तो सभी बच्चे एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं लाइन में, ऐसे एक क्रम, ऐसे एक लाइन, ऐसे। वो क्या है, वो एक व्यवस्था है। हर समय वो भी उनको एक पार्टिकल मान लीजिए, अगर वो इनकी एक व्यवस्था है तो उनको बोला जाएगा कि वो क्रिस्टलीय अवस्था में है। हर समय नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये जो पार्टिकल है ये एक व्यवस्था में, इसलिए इनको क्या बोला गया, क्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही है, पार्टिकल का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई किधर है कोई किधर है। पार्टिकल इसमें भी हैं लेकिन उनका कोई सिस्टम ही और छोर ही नहीं है। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था थी। जब यहाँ पर व्यवस्था थी तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो इनको बांटते हैं, इनकी एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, ठोस का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर, प्रश्न उठता है किसके आधार पर। जब भी कोई चीज बढ़ती है तो उसका एक आधार होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आधार है वो थी व्यवस्था, कणों की व्यवस्था के आधार पर। क्या कहेंगे हम, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर देखा गया जो हमारा ठोस है वो दो प्रकार का था। कौन कौन सा, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। और दूसरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या करते हैं, इनमें हम गुण समझते हैं इनमें, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे, ठीक है। तो इनमें गुण जानते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहां पे हम डाल देते हैं गुण, समझ पा रहे हैं आप लोग, गुण। तो गुण में सबसे पहला गुण हम जानेंगे आकार। क्या, आकार। तो पहला प्रश्न ये गुण, यानी ये गुण है ठोस का। ठोस दो प्रकार के हो गए, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो गुण क्या है, आकार। तो इनका आकार क्या होता है भाई, जब इनके पार्टिकल निश्चित हैं तो इनका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो क्या कहेंगे हम, इनका आकार क्या होता है, आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है, इस चीज को समझो। जैसे ये पार्टिकल ऐसे थे ये वाले, ठीक है। तो इनकी कणों की एक व्यवस्था थी ना, तो इनका जो आकार है वो निश्चित ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ पे जिस जगह गिर रहे हैं, यहाँ पे जगह गिर रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और कल को यही पार्टिकल जगह गिरेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो पार्टिकल की जो व्यवस्था है, यानी पार्टिकल जो जगह घेर रहे हैं वो क्या होगी, निश्चित होगी, उनकी जो जगह होगी। समझ पा रहे हैं। तो ये निश्चित जगह है, ये क्या है, फिक्स है। इनकी जो आकृति है, इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित थी। कैसे, इसमें देखा गया कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे एक पार्टिकल कम से कम यहाँ पे 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है। देखो, अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में वो देखूं तो ये अकेला पार्टिकल 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है। देखो, एक तो इससे, और एक इस वाले से, और एक इस वाले से, और एक इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक वर्गाकार संरचना बन रही थी, यानी यहाँ पे बोला गया इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित है, यानी हर बार एक वर्ग बन रहा था। क्या बन रहा था, वर्ग। देखो यहाँ भी बन रहा है, हरा समझ नहीं आ रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो इनकी जो आकार है, यानी इनकी जो ज्यामिति है वो क्या थी, निश्चित। और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखो, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, जैसे हमने रबड़ बताई, तो रबड़ में कुछ पता चल रहा है कहाँ पे क्या है, इसका मतलब इसकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पर कोई एक डिजाइन ही नहीं बन रही है, कोई आकृति नहीं बन रही है, न त्रिभुज बन रहा है, न चतुर्भुज बन रहा है ना, न आयत बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे तुम मिलाओ इनको, देखो कोई आकृति मिल रही है, ये कोई आकृति में आकृति है, ये आकृति ही नहीं है, अभिभाषा बन गया, ये आकृति ही नहीं है एक्चुअल में। आकृति आप कैसे कहोगे, आकृति आप उससे कहोगे जिससे देख के आप अट्रैक्टिव हो जाओ। आ रहा समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने ये बनाया तो क्या कहेंगे, हाँ भाई साहब ये त्रिभुज है। मैंने ये बनाया, क्या कहोगे, हाँ भाई साहब ये वो है, चतुर्भुज है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे एक आकृति फिक्स है, और ये कौन सी आकृति है, ये कोई गणित में आकृति होती नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई आकृति होती ही नहीं है। तो मैं समझता हूं आपके पहला गुण समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे गुण की ओर चलते हैं, तो मिटा दिया जाए इसे, ठीक है। तो दूसरा गुण क्या है हमारे पास, इसे अगर हम रफ कर दें तो दूसरा गुण है हमारे पास गलनांक। क्या है, गलनांक।
गलनांक क्या होता है, गलनांक समझ लेते हैं पहले। गलनांक होता क्या है? आकार तो समझ लिया हमने कि वो उसकी जो आकृति है वो फिक्स है या नहीं है। गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है किसी भी चीज़ को गर्म अगर हम करें तो गर्म करने पर वो कितना टेम्परेचर पर पिघल रही है। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? जैसे मार करे, आपने इसे गर्म किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पार्टिकल पिघलने लग जाएंगे, पानी की तरह बहने लगेगा ये। तो वो क्या टेम्परेचर रहा जिस पर ये बहने लग गया, वही इसका गलनांक है। जैसे लोहे के बारे में बात करें तो लोहे का जो गलनांक है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। और इस मार्कर का गलनांक देखेंगे तो चेक करके पता चलेगा थर्मामीटर से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है। तो कोई वस्तु जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है वही उसका गलनांक बन जाती है। गॉट इट? तो जैसे हमारे पास अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को देखें, जैसे हमारे पास कॉपर था, सोना था, चांदी थी, इनका जो गलनांक है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि लोहे का गलनांक इंडिया में 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम चले गए अमेरिका में तो वहाँ पे लोहा लिया तो उसका गलनांक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। नहीं ना, उतना ही रहेगा। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? वो चेंज नहीं होता है क्योंकि वही लोहा यहाँ पर है और वही लोहा वहाँ पर है। ओके, तो क्या कहेंगे हम? गलनांक। तो गलनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। क्या बोलेंगे? निश्चित होता है। चलो समझते हैं कि निश्चित क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ठोस है, तो ठोस तो ऐसा ही होता है, इसमें कणों की व्यवस्था होती है जैसा कि आपको मैंने समझाया अभी। तो यहाँ पर क्या है कि इनका गलनांक निश्चित क्यों होता है, इस चीज़ को समझते हैं। निश्चित इसलिए होता है कि इसमें जो पार्टिकल हैं वो निश्चित हैं। आ रहा है समझ? अब मान लो हमने इसको नीचे से गर्म किया, तो क्या किया, बर्नर की सहायता से हम गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे लगा दिया हमने कोई थर्मामीटर। क्या लगा दिया? थर्मामीटर। थर्मामीटर से ये चेक कर रहे हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलेगा। तो निश्चित इसलिए होता है, जैसे मान लो कुछ ऊर्जा दी हमने, तो जो पार्टिकल ये ऊर्जा लेगा वही पार्टिकल ये लेगा, क्योंकि ये पार्टिकल तो Fe के है ना। Fe के मान लो ये लोहा है कोई, और लोहे का गलनांक चेक करना है तो ये भी मान लो पार्टिकल Fe के, ये भी पार्टिकल किसके हैं? लोहे के पार्टिकल हैं ये सारे। किसके पार्टिकल हैं? लोहे के। तो ये भी लोहे का पार्टिकल है Fe, ये भी Fe। तो जो ऊर्जा बच्चों इसे मिलेगी वही ऊर्जा इसे मिलेगी, और जो इसे मिलेगी वही इसे मिलेगी। तो इन सब का जो पार्टिकल का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था निश्चित है। जब व्यवस्था निश्चित है, व्यवस्था में मान लो व्यवस्था है, जैसे हमने बुलाया घर पे कि 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 लोगों के लिए ही हिसाब से खाना बनेगा ना, तो वो निश्चित हो गया ना कि इतना ही खाना बनेगा। ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड बना दोगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि इनको जब तापमान दिया गया तो जो टेम्परेचर इस पार्टिकल ने लिया वही टेम्परेचर सभी पार्टिकल ने लिया, क्योंकि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं लोहे के, कोई पार्टिकल छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इनका गलनांक निश्चित है। जैसे क्लास में एक बच्चे को 10 रुपये दिए और हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे देंगे? 250 रुपये बच जाएंगे, खर्च हो जाएंगे हमारे। आ रहा समय? तो यहाँ पे क्या वो निश्चित है ना कि 250 रुपये ही होंगे, क्योंकि बच्चे इतने हैं 25। ऐसी सेम पार्टिकल फिक्स है कि इतने पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल कितनी एनर्जी ले रहा है? इतनी। तो भाई लोहे का गलनांक कितना हो गया? इतने पे पिघलता है। गॉट इट? अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का तो भाई कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये तो इनका कोई और छोरी नहीं है। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? यहाँ पे कभी कुछ है, ये दिख रहा है आपको, इसका कोई मतलब ज्यामिति आकार निश्चित नहीं है, कहीं पे पार्टिकल छोटे कहीं पर बड़े। तो इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम? गलनांक निश्चित, गलनांक निश्चित नहीं होता है। गॉट इट? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कणों की व्यवस्था ही नहीं है। ये कम एनर्जी लेगा, ये ज्यादा लेगा ऊर्जा, ये कम लेगा। इनको गर्म करो देखो, तो क्या कोई फिक्स है कि ये कितनी एनर्जी लेगा? ये वाला पार्टिकल इसकी नहीं मालूम ये कितनी एनर्जी लेगा, ना हमें इस वाले पार्टिकल की मालूम है कि ये कितनी एनर्जी लेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों कि इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि कहीं पर छोटा पार्टिकल है, कहीं बड़ा पार्टिकल है, कहीं छोटा पार्टिकल है, कहीं बड़ा पार्टिकल है, तो एनर्जी वो अलग अलग लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, उनका गलनांक निश्चित होता है। गॉट इट? ठीक है, तो हमने गलनांक वाला गुण जान लिया। अब इसके बाद हम सेकंड गुण जानेंगे। ठोसी है ये, और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का वो जानने हैं हम गुण। अब मान लीजिए अगला गुण जानेंगे हम विदलन गुण। कौन सा गुण है ये? विदलन गुण। विदलन गुण। अच्छा, विदलन गुण को समझते हैं कि विदलन गुण क्या होता है। विदलन गुण का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना। ठीक है,
काटने पर उसका जो सरफेस है वो चिकना है या खुरदरा है, वही हमारा विदलन गुण कहलाता है। अब क्या किया, जैसे मान लो मेरे पास ये लकड़ी है, इस लकड़ी को मैंने काटा यहाँ से, तो जब मैं इसे काटूंगा तो देखो अभी देखो ये कटी हुई है, तो इसका जो सरफेस है ना ये वाला, क्या कैसा दिख रहा है आपको, ये चिकना है नहीं, ये एकदम कैसा है, खुरदुरा है। आ रहा समझ में। और आप लोहे की सरिया काटो, जब लोहे की सरिया काटते हैं तो क्या होता है, उसकी कटे हुए भाग को देखो कैसा दिखता है, एकदम चिकना दिखता है। आ रहा समझ में। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर जो विदलन गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस में वो स्पष्ट होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये लोहे की कोई सरिया है, ओके, और आपने क्या किया, इस सरिया को काट दिया यहाँ से, तो काटने के बाद जो सतह जो होगी ना, मान लो इसका इतना भाग तुमने अलग कर दिया, यहाँ से ये वाला कट गया ये, तो काटने के बाद ये जो सतह है ना तो एकदम चिकनी होगी, एकदम चिकनी, में खुरदरी नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं विदलन गुण। तो ठोसों में जो विदलन गुण होता है, ठोसों में भी किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। आ रहा समझ। तो क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण होता है बच्चों, वो स्पष्ट होता है। आ रहा समझ। तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे, जब हम इसे मान लो धारदार हथियार से काट रहे हैं, कोई हमारे पास हथियार है ये, और हमने इसे काट दिया चाकू से, चाकू से इसे काट दिया, और ये क्या हमारे पास, ये कोई धातु है, क्या है, धातु। जब इसे काटा गया तो क्या हुआ, यहां पे हमें सतह कैसी मिली, एकदम चिकनी। तो क्या लिखेंगे, धारदार हथियार, हथियारी तो ये, हथियार से काटने पर सतह चिकनी तथा सपाट होती है। क्या होती है, सपाट होती है। आ रहा है। तो इनको जब तुम काटोगे तो एग्जाम में ये कोई आ भी जाए, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के आना है, जिससे कि आपका इंप्रेशन कॉपी पे अच्छा पड़े। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस को जब हम धारदार हथियार से काटेंगे, मान लो ये चाकू इससे काटा गया, तो काटने के बाद जो हिस्सा अलग हो जाएगा वो हिस्सा कैसा दिखेगा हमें, एकदम चिकना चिकना। आ रहा है में। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलीय ठोसा में जो विदलन, इसी को कहते हैं विदलन गुण। तो विदलन गुण यहाँ पे जो होता है वो कैसा होता है, वो स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है, चिकना होता है यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो अक्रिस्टलीय ठोस है हमारे पास, मान लीजिए प्लास्टिक है, और प्लास्टिक मान लो मार्कर है, मार्कर को काटो, या इस लकड़ी को ही काट लो। जब लकड़ी को जब तुम काटोगे तो कैसी दिखेगी, ये खुरदरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो विदलन गुण है, विदलन गुण मतलब काटने का, काटने पर जो सतह है वो कैसी है, तो काटने पर सतह देखी गई अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो कैसी मिली हमें, विदलन गुण, विदलन गुण स्पष्ट नहीं है, विदलन गुण सपाट नहीं है, सपाट नहीं है, यस, विदलन गुण सपाट नहीं होता है। कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई लकड़ी है और हमने इसको काट दिया यहाँ से, जब इसको काटा तो इसकी जो सतह पता कैसी दिखेगी, खुरदरी सी, ऐसी, यानी एकदम चिकनी नहीं दिखेगी, ऐसी ऐसी नहीं दिखेगी, कैसी दिखेगी, ऐसी। इसलिए क्या कहेंगे, इनमें विदलन गुण स्पष्ट नहीं होता है, यानी सपाट नहीं होता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। तो ये वाला गुण समझ में आया आपके, विदलन गुण। अच्छा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो गुण जानेंगे वो है हमारा, कौन सा गुण, वो है गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी क्या होती है, गलन एंथैल्पी एक ऊर्जा है। आ रहा है। तो ये कुछ ऊर्जा लेगा, उसी को बोलेंगे एंथैल्पी, जितनी ऊर्जा ये ले रहा है। तो यहाँ पर जो गलन एंथैल्पी होगी क्रिस्टलीय ठोसों की वो निश्चित होगी, यानी क्या कहेंगे, यहाँ पे गलन एंथैल्पी, क्योंकि इनका टेम्परेचर निश्चित है, जो ऊर्जा लेंगे वो क्या लेंगे, निश्चित लेंगे, तो इसी को ऊर्जा को बोला जाता है यहाँ पे गलन एंथैल्पी। तो यहाँ पे गलन एंथैल्पी क्या होती है, गलन एंथैल्पी निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, यानी जो ऊर्जा है वो फिक्स है कि 20 जूल ऊर्जा जाएगी, या 40 जूल जाएगी, या 50 जूल जाएगी, क्या है वो निश्चित है इनकी। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं उनका आकार निश्चित है, उनकी संख्या निश्चित है, उनकी व्यवस्था निश्चित है, इसीलिए इनकी एंथैल्पी भी बच्चों निश्चित है। अब आ जाओ यहाँ पे, इनकी एंथैल्पी क्या होती है, जैसे आप प्लास्टिक लो और प्लास्टिक को जलाओ,
तो इनकी एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल ही निश्चित नहीं होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो इनके लिए जो ऊर्जा जाएगी वो निश्चित नहीं होती। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, वो है हमारी दैशिकता। मिटा दें इसे, ठीक है। दैशिकता को समझते हैं कि दैशिकता क्या होती है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही हमें मालूम चल जाना चाहिए, लिखा क्या हुआ है, दैशिकता। दैशिकता, तो दैशिकता क्या होती है, दैशिकता यानी देखो खुद समझो, दैशिकता मतलब देखने पर कैसे लगते हैं, देखने पर कैसे लगते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोसों को देखा गया, तो जैसे अब मैं क्रिस्टलीय ठोस का तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे NaCl है, जो नमक होता है जिसे तुम खाते हो, वो क्रिस्टलीय ठोस है। ऐसा नहीं है कि नमक तुम्हारे पास सीधा पिसा हुआ आ गया, ये पहले क्रिस्टल के रूप में होता है। जैसे चीनी होती है, चीनी के दाने होते हैं क्रिस्टल के रूप में, ऐसी जो नमक जो होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल कैसे, जैसे इसको देखा गया उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+, फिर Cl नेगेटिव, फिर 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 Na+, और फिर Cl नेगेटिव, और यहाँ पर Na+। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि इनको जब देखा गया तो विषमदैशिक प्रकृति के दिखे हमें। विषमदैशिक का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो पार्टिकल है, कोई ये पार्टिकल है, ये Na+ का, ये Na+ का, ये Cl का, ये Cl, ये Na+, ये Cl, तो यहाँ से जब एक लाइन खींची गई ऐसे, इनको देखा गया तो क्या देखा गया, यहाँ Cl का पार्टिकल RS में, फिर यहाँ Na का पार्टिकल, फिर यहाँ Cl का पार्टिकल, फिर यहाँ Na का पार्टिकल। तो देखने पर कैसे देख रहे हैं, विषम से देख रहे हैं। क्या एक ही साइड में ऐसा है कि सारे Na हो, RS में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ Cl है तो यहाँ Na है, तो यहाँ Cl है, तो ऐसा तो नहीं यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम दैशिकता। तो इनकी जो दैशिकता है वो कैसे होते हैं, ये होते हैं विषम दैशिक, विषम दैशिक होते हैं। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, मान लो एक स्कूल है और उसमें 6 के 7 के 8 के तीनों बच्चे बैठे हैं। ये 6 की लाइन है, ये 7 की लाइन है, ये 8 की लाइन है। तो आपको देखने पे कैसे लगेंगे, ये विषमदैशिक लगेंगे, क्योंकि बोल दिया कि ये 6 की क्लास है, ये 7 की, और एक ही क्लास की हो सारे, तो समदैशिक लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखने पे कैसे लगेंगे हमें, विषमदैशिक। ये 6 के हैं, ये 7 के हैं, और ये 8 के हैं। ठीक है ना, तो कैसे लग रहे हैं देखने पे, विषमदैशिक, क्योंकि अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। ऐसे यहाँ पे ये Na है, फिर Cl है, Na है, Cl है, फिर Cl है, फिर Na है, फिर Cl है, फिर Na। बहुत सारे पार्टिकल NaCl के NaCl में होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे इनकी जो दैशिकता है वो विषमदैशिक होते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे दैशिकता क्या होती है। यहाँ पे ये जो होते हैं ये होते हैं विषमदैशिक, सॉरी ये तो हो गए विषमदैशिक, ये होते हैं समदैशिक, समदैशिक होते हैं। अब प्रश्न ये कि समदैशिक कैसे होते हैं। ये समदैशिक इसलिए होते हैं, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पार्टिकल है इसमें, तो इनका कोई निश्चित ही नहीं है ये कैसे होते हैं। जैसे क्लास थी 6 की थी, हमारे पास 7 की थी और 8 की थी। ये 6, 7, 8 के बालक क्या हुआ, इंटरवल हो गया, सारे बच्चे खेलने चले गए ग्राउंड में। जब तुम सारे बच्चों को देखोगे तो आप बता पाओगे कौन समदैशिक है कौन विषमदैशिक है, नहीं। तो सारे कैसे लगेंगे, आपको एक जैसे ही लगेंगे ना, तो इसलिए क्या है वो समदैशिक। यहाँ पे पार्टिकल देखते हैं तो एक जैसे ही लगते हैं ये सारे, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इधर आधे इधर बैठे आधे इधर बैठे, इसलिए कैसे लगते हैं सारे एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, ये समदैशिक होते हैं। कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे रबड़, आरस में रबड़ किसका एग्जाम्पल है, अक्रिस्टलीय ठोसों का। और जो NaCl है वो किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, अच्छा मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझने जा रहे हैं, वो है हमारा प्रकृति। प्रकृति में कैसे होते हैं ये प्रकृति। तो प्रकृति में आप देखेंगे इनको, तो प्रकृति में ये जो होते हैं कैसे होते हैं, ये एक्चुअल में वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस। प्रकृति में कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस का मतलब ये हकीकत में ऐसे एकदम ठोस से, हर समय जैसे लोहा लो, ये हकीकत में ठोस है,
और असल में वास्तविक ठोस है, यहाँ पे कणों की एक व्यवस्था निश्चित है, इसलिए इनको एक वास्तविक ठोसा बोला, ठोस बोला गया इनको। और इनको क्या बोलेंगे हम? अक्रिस्टलीय ठोसों को ये होते हैं अवास्तविक ठोस, अवास्तविक ठोस, अवास्तविक ठोस। आरएस में यानी ये झूठे ठोस भी कह सकते हैं इन्हें हम। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूठा ठोस कौन होता है? झूठा ठोस है ये, यानी यहाँ पे कोई पार्टिकल की व्यवस्था ही नहीं है और यहाँ पे पार्टिकल की एक व्यवस्था है, इसीलिए वास्तव में ये हैं। यहाँ पे जो संरचना है वो वास्तव में बन रही है हर बार, या वर्ग बन रहा हो इनमें, यानी एक निश्चित आकृति बन रही है इनके बीच में आरएस में, और यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है निश्चित आरएस में, इसलिए क्या है? ये झूठे ठोस हैं, ये वास्तविक नहीं होते। तो प्रकृति में ये वास्तविक होते हैं और ये वास्तविक नहीं होते हैं, झूठे ठोस हैं ये। कहने के नाम पे ये नाम रख दिया ठोस है, लेकिन एक्चुअल में इनको देखा गया तो ठोस नहीं है। अच्छा, प्रकृति हो गई। अब इसके बाद हम जानते हैं अगला गुण है हमारे पास, वो है अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था। तो अवयवी कणों की व्यवस्था यानी इसमें जो कण है ना वो क्या होते हैं? बहुत लंबी प्रास जाती है, जैसे दीवार है तो दीवार को हम चिन रहे हैं और एक सिस्टम से चिन रहे हैं तो दीवार कहाँ जाएगी? खूब लंबी दीवार जाएगी, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल। क्यों? क्योंकि आपने उस दीवार को एक सिस्टम से लगाया है, ईंटों को सिस्टम से लगाया है। ऐसा नहीं है कभी ईंट खड़ी कर दी, कभी टेढ़ी कर दी, कभी इधर कर दी, कभी उधर कर दी, ऐसा नहीं है ना। जब सिस्टम से चीज़ें होती हैं तो वो लंबी जाती हैं, ठीक है, और जब कोई सिस्टम से नहीं होते हैं तो वो चीज़ें चल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों में वो क्या होती है? दीर्घपरासीय, दीर्घपरासी व्यवस्था। मतलब परास का मतलब रेंज, यानी खूब लंबी रेंज होती है इनमें। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकलों जो हैं वो एक क्रम में होते हैं ना, तो यहाँ पे कणों की जो व्यवस्था होती है क्या होती है? वो खूब लंबी चलती है। ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी होगी, आरएस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है इनमें। अच्छा, इनमें देखें अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? जो कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासीय नहीं होती है। कैसी होती है फिर? यहाँ पे क्या होता है? दीर्घपरासी नहीं होती है, और जैसे हमारे पास ये मार्कर है ये जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कणों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घपरासीय नहीं होती है। तो कैसी होती है? ऐसे इसके पार्टिकल होते हैं, यानी दीर्घपरासीय, दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई पार्टिकल ही निश्चित नहीं है, एक क्रम ही नहीं है उनका, इसलिए क्या कहेंगे हम? यहाँ पे जो पार्टिकल की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं होती, यानी दीर्घ नहीं होती है, लघु होती है, ऐसा कह सकते हैं। क्या होती है? लघुपरासी व्यवस्था। गॉट इट? तो आज हमने ये जाना कि ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं उनकी एक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था के आधार पर हमने इनको बांटा। तो हमने इसके कितने गुण पढ़ लिए? 7-8 गुण हमने पढ़ लिए, और 8 गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, अभी और बांटेंगे इन क्रिस्टलीय ठोसों को, अब बांटेंगे इनके बीच में लगने वाले बल के आधार पर। तो जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा जाएगा कणों की व्यवस्था के आधार पर नहीं, अगली बार जब हम बांटेंगे तो बांटेंगे किसके आधार पर? इनके बीच लगने वाले बल के आधार पर, बल के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही।